नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे किन्नू की फ्लावरिंग की फिजियोलॉजी और रिव्यू के बारे में। किन्नू के फूल पर चीज़ें किस तरीके से काम करती है और उनकी समीक्षा क्या है। हमें फूलों को समझने की आवश्यकता क्यों है, किन्नू का जो पेड़ है वो फूल क्यों पैदा करता है, फ्लावरिंग कैसे आती है, फ्लावरिंग को प्रभावित करने वाले कारण क्या हैं और हम अपने बाग में किन्नू के फूलों की संख्या किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। सिट्रस का जो पेड़ है, किन्नू का पेड़ है, वो फूल क्यों पैदा करता है, इसे समझने के लिए हम एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने बच्चा पैदा होता है, वह पैदा होते ही बच्चा तो पैदा नहीं कर सकता, उसके लिए उसकी एक जुवेनिलिटी पीरियड होता है, जैसे 10 साल या 12 साल या 13 साल। उसमें विकास होने के लिए जो कारण हैं, प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है, उसे हम हार्मोन के रूप में देख सकते हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया है, ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो मेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है और जो फीमेल है उसमें एस्ट्रोजन होता है। मेल और फीमेल का अगर रिप्रोडक्टिव की बात करें तो बच्चा तो जब भी पैदा होगा जब मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्टिव स्टेज को अपने पार कर लेंगे। सेम ऐसे ही प्लांट के अंदर अगर किन्नू की बात करें तो 10-12 तरीके के हार्मोन हैं। कुछ को हम ग्रोथ प्रमोटर भी कह सकते हैं, कुछ को ग्रोथ इनहिबिटर भी कह सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब है जो किसी चीज़ को प्रमोट करे, जैसे कि वेजिटेटिव ग्रोथ है, छोटे प्लांट से बड़े प्लांट बनाने का कार्य वो ग्रोथ प्रमोटर करता है। अब ये तो है नहीं कि भी जो ग्रोथ है 10 साल का प्लांट मान लो अगर 15 फुट का है तो वो 50 फुट का क्यों नहीं होता। उसका कारण ये है कि उसमें ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ ग्रोथ इनहिबिटर भी है जो उसकी हाइट को रोकता है। प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो एक प्लांट के अंदर जो ग्रोथ प्रमोटर हैं वो 4 तरीके के पाए जाते हैं, जिनको विभाजित किया गया है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और सैलिसिलिक एसिड में। और जो ग्रोथ को कम करते हैं, रोकते हैं, वो हैं इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड और जस्मोनेट। इस डायग्राम में जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अपने प्लांट के अंदर हार्मोन्स का रोल क्या है। जैसे अब साइटोकाइनिन है, पिछली स्लाइड में हमने देखा साइटोकाइनिन एक ग्रोथ प्रमोटर है। तो साइटोकाइनिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? रूट्स में। और ये काम क्या करता है? ये हमारे किन्नू के प्लांट के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर ग्रोथ का काम करता है। अब जैसे इथाइलिन है, इथाइलिन क्या है? एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जो हमारा किन्नू का, अगर किन्नू के बारे में हम एग्जांपल लें तो ये जो हमारा फल है उस टाइम पर ये जो हार्मोन है वह सक्रिय होता है। ऑक्सिन जो है बहुत ही मेन हार्मोन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए है। ये हमारे सबसे ऊपर वाली लाइन एपिकल बड जिसे बोलते हैं, जो सबसे ऊपरला सिरा होता है पेड़े का, वहाँ पर ये टहनियाँ जो है उनके सिरों पर, और ये एपिकल रूट्स जो नीचे सबसे मेन जड़ है, टैप रूट बोलते हैं, उसके अंदर ये मेन एपिकल रूट के अंदर हमें पाया जाता है। जिब्रेलिन है वो ज़्यादातर एपिकल बड के अंदर, और जो हमारी नई पत्तियाँ निकली है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब सैसिक एसिड जो है लीव्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर, रूट्स के अंदर, सभी के अंदर है। इन हार्मोन्स का रिलेशन आपस में वैसा ही है जैसा हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन का है। हम फूलों को समझने की आवश्यकता क्यों है हमें? वो इसलिए क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो हमारा फल की प्रोडक्टिविटी है। जितना ज़्यादा हमारा फूल होगा उतना ज़्यादा फ्रूट सेट होगा, और जितना ज़्यादा फ्रूट सेट होगा उतना पर प्लांट के हिसाब से जो है हमें उपज उतनी ही मिलेगी। कलियों के फूल के बीच की ट्रांजिशन अवस्था को समझने के लिए मैंने डायग्राम आपको जो दिखाया है उसमें ये है, फर्टिलाइज़र का शेड्यूल पूरा होने के बाद, इरिगेशन के बाद, ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये वाला जो है ये बड डोरमेंसी है, मतलब बड का निकलना है। अब हमारे हार्मोन्स ये डिपेंड जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि ये बड या तो वेजिटेटिव शूट के अंदर, वेजिटेटिव शूट का मतलब है वो शूट जिसके अंदर फ्लावर नहीं आएगा, और एक है रिप्रोडक्टिव शूट, वो शूट जिसके अंदर फ्लावर आने की संभावना है। ये कौन तय करता है? ये हार्मोन से तय करते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स तय करते हैं। अडैफिक फैक्टर जैसे कि हमारी मिट्टी के सॉइल स्ट्रक्चर क्या है वो डिसाइड करता है।
इस फोटो में मैंने आपको दिखाया है कि ये जो फ्लावर की फ़ोटो है 5 सेपल हैं, मतलब 5 इसकी पंखुड़ी हैं। ये जो बीच में है ये फीमेल पार्ट है, ये जो एंथर है ये मेल है। किसी भी फ्लावर को फ्रूट सेट होने के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेल और फीमेल नहीं होंगे तो वो फ्रूट सेट नहीं हो सकता। जिस तरह ह्यूमन बीइंग में है, मेल और फीमेल होने के बाद ही जो है लड़का या लड़की पैदा होते हैं, उसी हिसाब से प्लांट्स के अंदर भी मेल पार्ट जो है उसको एंथर बोलते हैं, फीमेल पार्ट जो है उसको स्टिग्मा बोलते हैं। जब मेल जो है अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करता है एंथर्स के द्वारा और वो फीमेल के साथ जब अटैच होते हैं, तभी जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज उनकी कंप्लीट होती है और वो फ्रूट सेट में तब्दील हो जाते हैं। फ्लावरिंग कैसे होती है? फ्लावरिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मैं आपको बताना चाहूँ तो ट्रॉपिकल का मतलब जहाँ पर विंटर्स नहीं होती। जैसे नागपुर की बात करें, महाराष्ट्र के साइड में पूरे साल का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम सा ही रहता है, वो है ट्रॉपिकल रीजन। और हमारे वाला रीजन जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जहाँ 6 महीने 8 महीने गर्मी और 2 महीने 3 महीने का जो विंटर सीजन है उसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। जो फ्लावरिंग है वो टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से डिपेंड होती है। जैसे कि अब स्ट्रेस दो तरीके का है। एक तो स्ट्रेस कोई भी जैसे हमें बोल देता है कि प्लांट स्ट्रेस में है, इसको पानी लगाओ, वो है हार्मफुल स्ट्रेस। और एक है बेनिफिशियल स्ट्रेस। तो मैं यहाँ पर फ्लावरिंग इंडक्शन जो पुष्पन के बारे में या फ्लावरिंग के बारे में बात करूँगा, वो जो है अपने लिए बेनिफिशियल स्ट्रेस है। अगर टेम्परेचर विंटर के अंदर कम होगा तो प्लांट डोरमेंट सीजन में जाएगा और डोरमेंसी के कारण जब वो टेम्परेचर रिवाइव होगा तो प्लांट फ्लावर की इंडक्शन करेगा। सेकंड है पानी का तनाव, वाटर स्ट्रेस। हमें क्यों कहा जाता है कि दिसंबर में पानी लगाने के बाद 2 महीने पानी ना लगाएं? एक अपने रिसर्च के दौरान ये भी देखे गए हैं कि जहाँ वाटर स्ट्रेस होगा वहीं पर जो है फ्लावर की इंडक्शन और फ्लावर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन और फास्फोरस की भूमिका मैंने आपको, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो किन्नू की जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल है, मैंने उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में आपको बताया होगा। थोड़ा सा मैं बात कर लूँ नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में। तो नाइट्रोजन जो है 80% ऑफ प्लांट की जो फ्लावर इंडक्शन है, मतलब फ्लावर प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है, वो 80% नाइट्रोजन पर डिपेंड करती है। वो नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है वहीं से लेता है। और फॉस्फोरस जो है वो फ्लावर की इंडक्शन और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए काम करता है। एडाफिक फैक्टर का मतलब है सोइल का टेक्सचर। यदि आपका सोइल का जो टेक्सचर है वो क्ले अगर ज़्यादा है, मतलब अगर पक्की ज़मीन ज़्यादा है, तो उसमें फ्लावर की इंटेंसिटी आने की संभावना जो है वो कम रहेगी। कुछ रिसर्च पेपर्स में ये भी देखा गया है कि जिस टाइम बड डोरमेंसी के टाइम जो हमारी लीव्स हैं उसमें अमोनिया और अमोनियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। और अपने को फ्लावरिंग इंडक्शन के लिए समझने की ज़रूरत है कि कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का जो रेशो है, अनुपात है, वो मेंटेन करके चलना चाहिए, चलना होगा, तभी हमारी जो है फ्लावरिंग अच्छी हो पाएगी। प्रूनिंग और थिनिंग का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक प्लांट के ऊपर हमने 1.5 क्विंटल तक फ्रूट इस बार लिया है और वो सही टाइम पर जैसे जनवरी के महीने में हमने फ्रूट वो लेकर और कटिंग प्रूनिंग करवा दी है, तो उसके चांसेस प्लांट के ज़्यादा हैं फ्लावर प्रोड्यूस करने के। हम फूलों की वृद्धि कैसे कर सकते हैं? वो है हमारी पीएच की मिट्टी को अगर हम ठीक तरीके से बनाए रखें, जैसे ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करें, तो हम अपनी पीएच को मेंटेन कर कर जितने भी पोषक तत्व हमारी ज़मीन में उपलब्ध हैं वो प्लांट को उपलब्ध हो जाएं, तो उस कारण से हम जो है पीएच की मिट्टी अपने ठीक बना के रख सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट जो है, जल का प्रबंधन जो है, वाटर मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, उससे हम जो है अपने फूलों की वृद्धि कर सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात का मतलब ये है, नाइट्रोजन का अनुपात का मतलब ये है, कार्बोहाइड्रेट हमारे जैसे अब एक प्लांट के अंदर एक टहनी के ऊपर 10 जो है किन्नू के फल लगे हैं, तो उनको बचाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत उस प्लांट को, उस फल के लिए बहुत ज़्यादा है। और यदि उसमें नाइट्रोजन का रेशो
ठीक ठाक अनुपात में है तो हमारा फल टूटने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बैलेंस बचेगा, जो हमारी फ्लावरिंग है उस पर डिपेंड करेगी। कार्बनिक पदार्थ मतलब हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सब हमें यूज़ करना चाहिए। फंगस और कीट के कारण होने वाले रोगों को नियंत्रण करने पर भी हम फूलों की वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कटिंग के बाद जो है हम कॉपर फंजीसाइड का यूज़ करें, और कटिंग होने के बाद या जनवरी के महीने में हम क्विनालफास की अगर एक स्प्रे करवा दें तो सिट्रस सिला कम होगा तो जो हमारी अर्ली फ्लावरिंग या जो हमारी फ्लावरिंग आ चुकी है उस पर सिले का अटैक कम होगा तो फूलों की वृद्धि हो सकती है। और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने से हम फूलों की वृद्धि कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी के डॉक्टर जो हैं वो जनवरी फरवरी के अंदर जिब्रेलिक एसिड की या किसी और हार्मोन्स की स्प्रे करवाते हैं फूल ज़्यादा आने के लिए। तो किसान भाइयों, मेरा ये मानना है, और मैं ये सब रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद ही आपको बता रहा हूँ कि ये सब झूठी बातें हैं। हम 1% भी, 1 से 2% तो फ्लावर इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट सेट उतना ही होगा जितना नेचुरली होना है, और हमारी मिट्टी और फिजियोलॉजी फैक्टर पे ये फ्रूट सेट होने की टेंडेंसी बनी रहती है। इसका जो मेन कंक्लूज़न यही है, जितना मैंने आपको बताया उसका मेन कंक्लूज़न यही है कि कम से कम जो है हमें हार्मोन्स का इस्तेमाल करना है। जो एंडोजीनियस हार्मोन जो मैंने जैसे आपको इस स्लाइड में बताए, ये एंडोजीनियस हार्मोन्स ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये सेल्फ प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स हैं। ये प्लांट के अंदर खुद ब खुद ही प्रेजेंट होते हैं। हमें एक्सटर्नल हार्मोन्स या एक्सटर्नल कोई दवाई करने की ज़रूरत नहीं है अपने फूलों को संख्या बढ़ाने के लिए। इसका और डिटेल जो है अगले पार्ट में हम जानेंगे भी कौन कौन से फैक्टर, जैसे वाटर स्ट्रेस है और ये है, इसकी डिटेल में जो हम बात नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि फ्लावरिंग किस तरीके से हम अपने किन्नों के बाग में मेंटेन कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।